सुंदरपल्ली गांव में दानिया और शारदा रहते थे। उनकी इकलौती बेटी थी वेकुवा। उसने बीएससी की डिग्री कृषि विषय में पूरी की थी और वो भी खेती में अपने पिता का हाथ बटाती थी। बैलगाड़ी पर घास रख वो घर आ रही थी। उधर घर पर दानिया रास्ते पर टकटकी लगाकर आंगन में अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी बेटी को बैलगाड़ी में आते देख, बेटी मैंने तुमसे कहा था इतनी देर खेत में मत रहा करो, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या पापा, हर रोज 1 मिनट की देरी होने पर भी आप तो टेंशन में आ जाते हो। हमारे गांव के सब लोग अच्छे हैं और यहाँ हम सबको जानते हैं ना। जैसा समय चल रहा है उसमें सिर्फ किसी को जानना ही काफी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें हर समय सावधानी बरतने की जरूरत है बेटी। आगे से ध्यान रखना। मैं आपका डर समझती हूँ पापा। अब से मैं खेत में अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है ना पापा? ठीक है बेटी, अब तुम जाओ, मैं बैलों को बांध देता हूँ और उन्हें घास खिला दूंगा। फिर वेकुवा अपने कमरे में चली गई और हाथ मुंह धोकर आराम से बैठ गई। ये माधापुर शहर है। दुनिया अपार्टमेंट में रह रहे दंपत्ति चंद्रशेखर और अर्चना की एक बेटी है नूतन। वो अनामिका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में काम करती है। रोज की तरह उस दिन उसका ऑफिस खत्म हो गया था और वो अपनी कार में बैठ घर आ गई थी। माँ, मुझे तेज सिर दर्द हो रहा है, एक गर्म चाय ले आओ प्लीज। ऐसे ही वो सोफे पर बैठी थी। अर्चना ने गर्म चाय लाकर उसे दे दी। नूतन चाय पी रही थी और तभी उसके पिता चंद्रशेखर वहां आ गए और अपनी चाय पी रही बेटी से बोले, आ गई बेटी, मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ? क्यों पापा? अरे, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? नूतन समझ गई कि उसके माता पिता उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं। नूतन को पहले से ही सिर दर्द था और रिश्ते की बात से वो और चिढ़ गई। आपके ऊपर आपकी बेटी की शादी कराने की जिम्मेदारी है और मेरा बॉस चाहता है कि मैं मेरा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करूं और जो रिश्ता आ रहा है उन्हें मेरी तनख्वाह से मतलब होगा, लेकिन मुझे भी तो कुछ आजादी चाहिए। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। हर कोई मेरी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। और वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। फिर नूतन ने अपने कमरे से वेकुवा को कॉल लगाया। वेकुवा अपने कमरे में बैठी थी। सेल फोन बजने की आवाज सुनकर, अभी कौन फोन कर रहा होगा? उसने मोबाइल देखा तो सॉफ्टवेयर कॉलिंग दिखा रहा था। हेलो मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीदी, कैसी हो? चाचा चाची कैसे हैं? हेलो मेरी फार्मर बहन, मेरे अलावा यहाँ सब ठीक है। क्या हुआ दीदी, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों लग रही हो आज? और क्या, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मेरे आसपास ही हैं। उसने ऐसा कहा और अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगी। वो इतनी दुखी हो गई कि बोलते बोलते उसकी रुलाई छूट गई। अरे दीदी, आप ऐसा करो, 10 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ चली आओ। ठीक है बहन, आती हूँ। थोड़ी देर तक दोनों बातें करती रहीं। 2 दिनों के बाद नूतन ने अपने माता पिता को बताया कि वो अपनी किसान बहन से मिलने के लिए गांव जाना चाहती है। फिर 1 घंटे में वो गांव पहुंच गई। उधर वेकुवा बैलगाड़ी पर घर जा रही थी। दोनों बहनें एक कार पर सवार और दूसरी बैलगाड़ी पर एक दूसरे के सामने आ गई। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और फिर दोनों एक साथ ही घर आ गई। अंधेरा हो चुका था और दोनों बहनें बाहर चारपाई पर बैठी गप्पे मार रही थीं। तुमने बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा है ना? जब से आप आई हो 10 बार ये सवाल पूछ चुकी हो। कोई शक है तो अपना सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ, आपका शक दूर हो जाएगा। है ना कि मैंने सच में पढ़ाई की भी है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, तुमको जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी समझ है और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती कि यहाँ आकर मुझे कितनी राहत मिली। मैंने तो बस हमारे बड़े बुजुर्गों की बताई हुई कुछ बातें ही कही जो जिंदगी में सच साबित होती है। क्या बात है, तुम्हारी सॉफ्टवेयर बहन को एक डाउट है।
अगर मेरे बस में होगा तो क्लियर क्यों नहीं करूंगी दीदी। मुर्गी पहले आई या अंडा? आपको क्या लगता है दीदी? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो तुमसे पूछा। वैसे भी तुम बीएससी एग्रीकल्चर वाली हो, ये भी तो एग्रीकल्चर का ही प्रश्न है ना। वेकुवा इसके बारे में सोचने लगी। इसी बीच दो औरतें वहां आईं। उन्होंने नूतन से पूछा कि क्या उन लोगों को कुछ चाहिए। वेकुवा ने बता दिया। फिर वेकुवा ने उन औरतों से पूछा कि मुर्गी पहले आई या अंडा। यह सुनकर वो दोनों औरतें हंसने लगी और वहां से चली गई। उन्हें देख दोनों बहनें भी हंस पड़ी। ऐसे ही वो दिन गुजर गया। अगले दिन नूतन और वेकुवा दोनों एक साथ खेत में गई। वहां कुछ किसान काम कर रहे थे। दीदी, इस फसल को हाथ में लेने के लिए हमें 6 महीने तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हम नहीं जानते कि कब बारिश होगी और न जाने कब बिजली मिलेगी और पता नहीं कब खेत का बांध टूट जाएगा। हम किसान अपनी आंखों की तरह हर मिनट अपनी फसल का ख्याल रखते हैं जब तक कि अनाज हमारे हाथ में नहीं आ जाता। और देखो, आखिर में कुछ किसानों को ही खाना नहीं मिल पाता। हाँ, किसानों को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते ना। दीदी, पता है हर किसी को अपना ही काम कठिन लगता है और ऐसा लगता है कि दूसरे का काम आसान है, लेकिन काम करने वाले को ही पता होता है कि उसका काम मुश्किल है या आसान। तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ खुश हूँ या नहीं, और मैं भी नहीं सोचूंगी कि आपका काम तो मुझसे आसानी होगा। वे दोनों इस तरह बात कर रही थी कि दानिया ने दोनों के लिए घर से दोपहर का खाना भिजवा दिया। दोनों बहनों ने मजे से मसाला चावल खाया। वेकुवा चुपचाप खा रही थी, लेकिन नूतन को खूब मिर्चें लग रही थी। वो मिर्च मिर्च करके चिल्ला रही थी। वो जानवरों के लिए रखा हुआ पानी पीने ही वाली थी। उससे पहले वेकुवा ने उसे पानी की बोतल दी। नूतन 2 दिन वहाँ गांव की दुनिया में मस्त रही और फिर उसे होश आया कि घर लौटना है और वो रवाना हो गई। श्रीनगर की एक कॉलोनी में दंपत्ति राघव और उर्वशी रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, हरिका और सारिका। हरिका बड़ी थी। वो ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अलग अलग चीजों को बेचने का काम करती थी और छोटी बेटी सारिका कॉल सेंटर में काम करती थी। शहर में लॉकडाउन होने के कारण वो दोनों घर से ही काम कर रही थी। माँ, मैं 9 बजे अपने कमरे में चली जाऊंगी, फिर प्लीज मुझे परेशान मत करना। अगर आपको कुछ कहना है तो अभी बोलो। मैं लंच से पहले कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आने वाली। बड़े सीरियस तरीके से सारिका ने अपनी माँ से कहा और सुनकर उर्वशी जोर से हंस पड़ी। सारिका को कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी माँ को घूरने लगी। माँ, थोड़ा सोचकर हंसा करो। आपके ऐसे हंसने से तो मैं डर ही गई। कोई छोटा बच्चा होता तो पता नहीं क्या हाल होता। हंसने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। एकदम मॉन्स्टर की तरह क्यों हंस रही हो आप? सारिका की बात सुनकर उर्वशी फिर से जोर से हंसने लगी। सारिका को समझ नहीं आया। अब आप क्यों हंस रही हो? बताओ, बताओ ना माँ। तुम कह रही हो कि तुम लंच तक कमरे से बाहर नहीं आओगी, लेकिन हर 1 घंटे में तुम कुछ न कुछ बोलती हुई बाहर आ ही जाती हो। चलो देखते हैं लंच तक आज क्या होता है। सारिका बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। इन दिनों वो कृष्णा ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग ऑफिस में बतौर एग्जीक्यूटिव काम कर रही थी। उसने अपना लैपटॉप चालू किया और हेडफोन ऑन करके काम के लिए तैयार हो गई। भगवान, कोई अजीब पकाऊ कस्टमर अपनी बेवकूफी भरी हरकतों से मुझे आज परेशान न करे। प्लीज मुझे आशीर्वाद दो कि कम से कम आज मेरा टारगेट हो जाए। आज मेरा काम अच्छा हुआ तो मैं कल आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, पूरे 11 रुपए का। इतना कहकर उसने एक नंबर मिलाया और अपना पहला कॉल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से जिसने कॉल लिया उसका नाम विवान था। हेलो, हु इज दिस? कौन बोल रहा है? नमस्कार सर, मैं सारिका बोल रही हूँ। अच्छा नाम है। क्या आपने किसी डोनेशन के लिए फोन किया है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो क्या बात है? जो है जल्दी बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करो। 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। 1 मिनट, ठीक है, रुको मुझे टाइम सेट करने दो।
1 मिनट पूरा होते ही मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। मेरा नाम सारिका है, मैं मूवी टिकट बुकिंग ऑफिस में एग्जीक्यूटिव हूँ। सर, क्या आपको कोई फिल्म की बुकिंग चाहिए थी? एक से एक मूवीज हैं। हाँ, रॉकस्टार। सर, अभी ये फिल्म अवेलेबल नहीं है। शेरशाह। सॉरी सर, वो मूवी भी नहीं है। तो फिर कौन सी मूवी की टिकट आपके पास है? राधे, वॉर, पानीपत, स्ट्रीट डांसर, दोस्ताना, सारी हंसने हंसाने की और बहुत एंटरटेनिंग फिल्में हैं। ये क्या सब फालतू मूवीज के नाम बता रही हो? मुझे रॉकस्टार, शेरशाह, अर्जुन रेड्डी, बेंगलोर डेज, इस तरह की मूवीज चाहिए। सॉरी सर, अभी तो ये सारी फिल्में उपलब्ध नहीं है। तो फिर हाय सर, मैं मूवी बुकिंग ऑफिस से सारिका बोल रही हूँ कहकर फोन क्यों किया? हम आपकी पसंद की फिल्म की टिकट बुक करते हैं, ये कहकर तुम लोग सुबह सुबह हमें क्यों परेशान करते हो? अगली बार फोन किया ना तो चिंता नहीं करूंगा, तुम्हारी चिता जला दूंगा, समझ गई? इस तरह गुस्से में आकर विवान ने कॉल काट दिया। फिर सारिका किचन में गई और एक बड़े मग में चाय भरकर वापस अपने कमरे में आ गई। हरिका भी अपने कमरे में हेडफोन लगाकर बैठी हुई थी और वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जरूर मैम, मैं इस बार सेल्स बढ़ाने के प्लान पर काम कर रही हूँ। मैं इस बार जरूर बहुत मेहनत करूंगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आई और सड़क की ओर देखने लगी। सुनो दीदी, आपके चेहरे पर कुछ दाग धब्बे हैं। हमारी दुनिया साबुन आजमाओ, आपके सारे दाग धब्बे गायब हो जाएंगे। आपका चेहरा एकदम साफ हो जाएगा। फिर देखना, आपके हबी आपका पल्लू पकड़कर फिरेंगे। हरिका की बात सुनकर वो औरत हंसते हुए वहां से चली गई। विवान से बात करने के दूसरे दिन से सारिका ने अपनी वो मूवी वाली नौकरी छोड़ दी थी और दुनिया बैंक में नई नौकरी शुरू कर ली थी। उसने अभिनंदन नाम के एक आदमी को कॉल किया। नमस्कार मिस्टर अभिनंदन, मैं दुनिया बैंक से बात कर रही हूँ। अभिनंदन को फोन करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लोन चाहिए तो 1 दबाएं, अगर आप दोस्त हैं तो 2 दबाएं, अगर आप रिश्तेदार हैं तो 3 दबाएं, अगर आप दोनों में से कोई नहीं है तो 4 दबाएं, अगर आप लेनदार हैं तो 5 दबाएं, अगर आप नए लेनदार हैं तो 6 दबाएं, अगर आप मेरे साथ काम करती हैं तो लाल बटन दबाएं। घर आने के बाद मैं ऑफिस के मामलों में बात नहीं करूंगा। ये कौन है? इतने उल्टे ढंग से बात क्यों कर रहा है? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हेलो सर, आर यू देयर? आप अभिनंदन से बात कर रही हैं। प्रेस 1। पीप पीप पीप। आपका कॉल हमारे लिए बहुत कीमती है, कृपया लाइन पर बने रहें। अभिनंदन अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया बाद में प्रयास करें। ये कहकर अभिनंदन ने तुरंत कॉल काट दिया। सारिका को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सिर से हेडसेट उतार दिया। गुस्से से उसका मन हेडसेट पटक देने का हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक नया हेडसेट खरीदने के लिए उसे 500 रुपए खर्च करने होंगे। उधर अब हरिका ने सड़क पर जा रहे एक आदमी को रोक लिया। नमस्ते अंकल, क्या आप रोज साबुन से नहाते हैं? बताइए ना। हाँ, मैं रोज साबुन से नहाता हूँ। कौन से साबुन से अंकल? वही साबुन जो मैं अपनी मेहनत के पैसों से खरीदता हूँ। हाँ अंकल, आपकी मेहनत के पैसों से ही, लेकिन साबुन का नाम क्या है? उस साबुन का नाम तो बता दीजिए अंकल, प्लीज प्लीज। मैं क्यों बताऊं? तुम नाम पूछकर उसे अपने बॉयफ्रेंड को उपहार में देना चाहती हो क्या? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। वो आदमी ये कहकर वहाँ से ऐसे छूमंतर हुआ कि हरिका बस उसे देखती ही रह गई। इस लॉकडाउन में अपनी नौकरी को कैसे बचाया जाए, दोनों बहनें बस इसी रेलम पेल में लगी हुई हैं।